गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ सौम्या जहांगीर। लास्ट क्लास हमने बात की थी पल्स की, उससे पहले हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, पल्स पढ़ ली। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन। हम वाइटल साइन को कंटिन्यू करते हुए हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन क्या होता है कि रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन, हिंदी में बोले तो श्वसन, ठीक है। कि श्वसन या फिर रेस्पायरेशन सांस लेने की क्रिया है। किसको बोलते हैं रेस्पायरेशन? जो सांस लेने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन तो लेना और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करना? एग्जिट करना, बाहर की तरफ करना, ठीक है। ऑक्सीजन इनहेल करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करना है? एक्सेल करना। ऑक्सीजन क्या करना है? इनहेल करना, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है? एक्सेल करना, यानी उसको क्या करना है? बाहर की तरफ करना है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन, ठीक है। और जो रेस्पायरेशन है वो मेनली दो टाइप से हो सकता है। कौन कौन से? एक तो इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। कौन सा? इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन किसको बोलेंगे और जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है वो किसको बोलेंगे? हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं? जो गैसों का आदान प्रदान किस किस के बीच होता है? जो लंग्स और जो ब्लड के बीच में होता है। क्या? लंग्स, अपनी जो फेफड़े होते हैं, लंग्स और ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और इंटरनल रेस्पायरेशन किसको बोलेंगे? जो इंटरनल रेस्पायरेशन जो अपने बॉडी टिश्यूज और ब्लड, जो अपने बॉडी टिश्यूज और जो ब्लड के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं किसकी? रेस्पायरेशन की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो श्वसन बोले तो रेस्पायरेशन की क्रिया निरीक्षण, उसकी दर बोले तो रेट, किसको बोलेंगे? रेट। गहराई बोले तो डेप्थ, किसको बोलेंगे? डेप्थ। लय बोले तो रिदम, जैसे कि हमने पल्स में भी पढ़ा था, टेम्परेचर में भी पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन में भी पढ़ेंगे। लय बोले तो रिदम, क्या? रिदम, ठीक है। एवं सरलता देखने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से सांस लेने की क्रिया है, प्रयास रहित होती है, सांस लेने में कोई जोर नहीं आता है, ठीक है। अपने आप होती है, नियमित होती है या फिर रेगुलर होती है और एक समान एवं शोर रहित होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती है। और इसकी क्या है? निम्न विशेषताएं। अब हम देख लेंगे कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं किसकी? रेस्पायरेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की, कि रेट क्या है, ठीक है। रेट से तात्पर्य है कि 1 मिनट में होने वाले पूर्ण श्वसनों की संख्या, कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। वयस्क में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20। कितनी होती है? 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट कितनी होती है? एक वयस्क अडल्ट में कितनी होती है? नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट कितनी होती है? 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एज फैक्टर होते हैं कि भाई कितनी उम्र के बच्चे में या फिर अडल्ट में, एडोलसेंस में, टोडलर में, जो भी है वो कितने में कितनी होती है वो हम बात करते हैं। जैसे कि हम एज, व्यक्ति की आयु या फिर एज की बात करते हैं तो जन्म के समय यानी एट बर्थ, क्या? एट बर्थ यानी जन्म के समय कितनी रेस्पायरेशन रेट होनी चाहिए उसकी? 30 से 40 प्रति मिनट, ठीक है। फर्स्ट ईयर यानी जब बच्चे के प्रथम ईयर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्फेंट हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट में कितनी होती है? 26 से 30 प्रति मिनट। सेकेंड ईयर में जो सेकेंड ईयर होता है, बच्चे का दूसरा साल होता है, उसमें कितना होता है? 20 से 26 प्रति मिनट। और किशोर अवस्था में होती है लगभग 20 प्रति मिनट। और जो वयस्क होता है, अडल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें कितनी होती है जो रेस्पायरेशन रेट? 16 से 20, ठीक है। और जो ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था होती है, उसमें कितनी होती है? 10 से 24 प्रति मिनट, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स की, कि क्या जो जैसे कि हमने एज अफेक्ट किया तो उसी प्रकार जो सेक्स है वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें जैसे कि है कि स्त्रियों में यानी फीमेल्स में जो मेल की अपेक्षा थोड़ी तेज रेस्पिरेशन रेट होती है। ठीक है, कि फीमेल की जो रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशंस, भावावेग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इमोशंस, खुशी और गम, या तो इमोशन या तो खुशी होगी या फिर गम होगा। ठीक है, या फिर हम एक्साइटमेंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आकस्मिक तनाव या फिर कोई डिप्रेशन या फिर कोई दबाव की स्थिति, जैसे कि भय, कोई डर हो गया, व्याकुलता हो गई, है ना, या फिर कोई उसका गुस्सा आ गया किसी किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर। ठीक है, तो श्वसन दर या जो रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि शरीर शरीर युद्ध अथवा पलायन के लिए अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। ठीक है, जो जगह होती है उसमें भी क्या होता है, जो परिवर्तन है वो रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अधिक ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम होती है। जैसे ऊंचे स्थान होते हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए हमारी बॉडी को क्या होते हैं कि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है तो अपनी बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या श्वसन दर का बढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यायाम। ठीक है, जो एक्सरसाइज है व्यायाम बोले तो एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या होता है, व्यायाम के दौरान श्वसन दर एवं गहराई बढ़ जाती है। जब भी हम जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो अपनी ब्लड सप्लाई क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो श्वसन की दर एवं गहराई बढ़ जाती है और विराम एवं निद्रा में श्वसन दर को सामान्य बनाए रखता है। जब भी हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो अपनी जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो नॉर्मल होती है एज कंपेयर टू जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर कोई भी काम होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाहरी तापक्रम में परिवर्तन। जैसे कि कोई भी टेम्परेचर में अगर कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है वो भी हमारी रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, उष्मा, उष्मा बोले तो हीट, क्या हीट के प्रयोग अथवा ज्वर, ज्वर बोले तो फीवर हो गए, कोई भी पीड़ा हो गई, है ना, तो फीवर या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई तो के कारण जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उसके साथ उसके जो चपाचे है बोले तो उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एवं श्वसन की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सामान्य रूप से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री तापक्रम की वृद्धि के साथ श्वसन दर 4 सांस प्रति मिनट की दर से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, फूड। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, फूड। कि फूड के क्या होता है, फूड के का अंतर्ग्रहण एवं पाचन, कि भोजन का अंतर्ग्रहण या फिर पाचन ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि करता है, तो इसलिए हमारी क्या होगी, रेस्पिरेशन रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई बोले तो रोगावस्था, यानी कोई भी डिजीज कंडीशन हो गई तो अधिकतर बीमारियां श्वसन दर में वृद्धि करती है। कोई भी बीमारी होती है तो हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी भी कारण जिससे कि जो लंग्स के क्रियाशील क्षेत्र में कमी होती है तो श्वसन दर भी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ औषधियां होती है, वो भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि उत्तेजक, कोई भी जैसे स्टिमुलेशन के लिए कोई भी ड्रग्स दी जाती है, उनका सेवन करना श्वसन क्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। जबकि जो अवसाधक है या फिर श्वसन दर में कमी लाते हैं, जो अवसाधक होते हैं वो क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी रेट में कमी लाते हैं, और जो कुछ उत्तेजक औषधियां होती है जो स्टिमुलेशन का काम करती हैं वो क्या करती है, अपनी जो रेस्पिरेशन रेट को क्या करती है, बढ़ा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्थ की। किसकी बात करते हैं, डेप्थ की, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने बात की रेट की। ठीक है, रेट के बाद हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। जैसे कई बार हम लंबी सांस लेते हैं इस प्रकार से, है ना, ये क्या है, हमारी लंबी सांस यानी डेप्थ है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक औसतन सामान्य व्यक्ति विराम अवस्था में प्रत्येक श्वसन के साथ लगभग 500 सीसी वायु अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। यानी कहने का मतलब जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेना और छोड़ना, इसके अंदर वायु कितना खर्च होती है, 500 सीसी। कितनी होती है, 500 सीसी। ठीक है, इस वायु अंदर लेना और बाहर लेना में जो वायु है वो 500 सीसी खर्च होती है। यदि इस मात्रा से अधिक वायु फेफड़ों द्वारा अंदर ली या फिर बाहर निकाली जाए, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 500 से ज्यादा हमारी जो वायु है वो खर्च हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीप रेस्पायरेशन। अगर 500 से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डीप रेस्पायरेशन। अगर 500 से कम खर्च हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उथला रेस्पायरेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, शैलो रेस्पायरेशन। क्या बोल सकते हैं, शैलो रेस्पायरेशन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उस दौरान 500 सीसी वायु खर्च होती है। तो अगर 500 सीसी वायु से ज्यादा अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप रेस्पायरेशन। अगर 500 से कम जरूरत है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, शैलो रेस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिदम की। किसकी, रिदम की। रिदम में क्या होता है कि सामान्य श्वसन में लय भी सामान्य रहती है। गंभीर रूप से बीमार एवं मृत्युवासन व्यक्तियों में अनियमित रेस्पायरेशन मिलता है। जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसमें जो रिदम होती है वो नॉर्मल मिलेगी। अगर किसी में डिजीज की कंडीशन हो रही है तो उसमें क्या होती है, इरेगुलर रेस्पायरेशन मिलता है। क्या मिलता है, इरेगुलर रेस्पायरेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एबनॉर्मल रेस्पायरेशन। कि एबनॉर्मल रेस्पायरेशन क्या होता है, इसमें कुछ टर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पल्स में बताया था, पल्स में क्या थी, दो मैंने टर्म बताई थी, कौन कौन सी, टेकीकार्डिया और एक ब्रेडीकार्डिया। जैसे कि नॉर्मल पल्स कितनी होती है, नॉर्मल पल्स कितनी बताई थी, 60 से 100 बीट पर मिनट। कितनी, 60 से 100 बीट पर मिनट मैंने क्या बताई थी, पल्स की नॉर्मल रेंज बताई थी। जिसमें अगर 60 से कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया। अगर 100 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, टेकीकार्डिया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसके अंदर भी ऐसा ही है कुछ कि निम्न स्थितियां सम्मिलित हैं, जैसे कि तीव्र रेस्पायरेशन, जैसे कि टेकीपीनिया। अंतर इसमें है कि रेस्पायरेशन से रिलेटेड है तो इसमें क्या हो रहा है, पीनिया आ रहा है। वो किससे रिलेटेड है, हार्ट रेट से रिलेटेड है तो उसमें क्या आ रहा है, कार्डिया आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी बताई रेस्पायरेशन की, 16 से 20। ठीक है, 16 से 20 इसकी नॉर्मल रेंज है, लेकिन 20-21 तक भी ठीक ठाक है कि भाई ठीक है, इतना कोई ज्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन अगर 24 से 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, टेकीपीनिया। क्या, 24 से अगर रेस्पायरेट ज्यादा आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेकीपीनिया। क्या बोलेंगे, टेकीपीनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेडीपीनिया की। इसमें क्या होता है कि जो घटी हुई रेस्पायरेशन रेट होती है 10 से कम होगी, किससे, 10 से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडीपीनिया। यानी कहने का मतलब 24 से ज्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, टेकीपीनिया। ठीक है, और अगर 10 से कम हो रही है, 10 से कम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया। क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म है एपनिया। क्या है, एपनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसन पूरी तरह से रुक जाता है, जो अपनी जो रेस्पायरेशन की रेट होती है पूरी तरह से सीज हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एपनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोपीनिया। एक टर्म है ऑर्थोपीनिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट केवल सीधे बैठकर या फिर खड़े होकर ही श्वसन कर पाता है, लेटकर नहीं। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपीनिया। कहने का मतलब जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तब वो रेस्पायरेशन नहीं कर पाता है,
वो कब कर पाएगा, जब वो या तो सिटिंग पोजीशन हो या फिर स्टैंडिंग पोजीशन हो, या तो बैठा हो या फिर खड़ा हो, तब ही रेस्पायरेशन कर पाए। लेटकर रेस्पायरेशन नहीं कर पाए, उस कंडीशन या फिर टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपीनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑर्थोपीनिया। नेक्स्ट टर्म है डिस्पीनिया। क्या, डिस्पीनिया। डिस्पीनिया किसको बोलेंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में अगर उसको कठिनाई हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्पीनिया, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या टर्म है हमारी, साइनोसिस। क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि अपनी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसका कैसे ब्लूइश हो जाती है। क्या होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइनोसिस। ठीक है, अपनी जो स्किन है वो नीली पड़ जाती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया, कि ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। देखो, दो टर्म है, एक तो है हाइपोक्सिया या फिर एनोक्सिया, बात एक ही है। अब उसी प्रकार इसमें क्या है कि ये भी क्या है, एनोक्सीमिया, और ये क्या है, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, बात थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा ही इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस कैसे नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, मिया। क्या आ रहा है, MIA। जहां भी कोई भी टर्म होती है उसके पीछे मिया आ जाए, MIA, तो ये समझना वो किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वो ब्लड से रिलेटेड है। कोई भी टर्म आ रही है जिसके पीछे क्या आ रहा है, MIA। क्या आ रहा है, MIA, वो किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। तो इसमें अंतर कितना है, एक बात तो कॉमन है, दोनों में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये बात दोनों में कॉमन है। लेकिन अंतर इतना है कि एक तो हाइपोक्सिया या फिर एनोक्सिया, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी टिश्यूज है, अपने ऊतक है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसमें, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोक्सीमिया या फिर हाइपोक्सीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया में क्या होता है कि सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगता है इंसान का, तो उस कंडीशन या फिर उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एस्फेक्सिया, यानी उसका सफोकेट फील करता है, उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेकिंग रेस्पायरेशन। क्या, टेकिंग रेस्पायरेशन, की रेस्पायरेशन लेने की विधि क्या है। तो इसके अंदर बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति के श्वसन की जांच पड़ताल उसके आराम की स्थिति या फिर विश्राम अवस्था में ही की जाए। ये अच्छा यही रहता है, क्योंकि रोगी यह जान ही नहीं पाए कि उसका रेस्पायरेशन चेक किया जा रहा है। वह सामान्य तरीके से श्वसन क्रिया करता है, इसके लिए अपनी अंगुलियां रोगी के नाड़ी स्थल पर लगातार रखते हुए ऐसा आभास दे कि आप अभी तक उसकी पल्स ही गणना कर रहे हैं। रोगी यह जान ही नहीं सकेगा कि आप वास्तविक में श्वसन की जांच पड़ताल या फिर चेक कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो पेशेंट है उसको पता नहीं चलने देना है कि हम आपका रेस्पायरेशन ले रहे हैं। जब हम उसकी पल्स असेस करते हैं तभी है ना, उसको उसे जो नाड़ी स्थल है, जो पल्स की साइट है, वहीं पे अपने को क्या करना है, अपनी फिंगर रखनी है, ताकि पेशेंट को ये लगे कि भाई मेरा अभी तक पल्स ही चेक हो रही है। क्योंकि अगर उसको पता चलेगा कि मेरा रेस्पायरेशन भी नोट किया जा रहा है, तो वो क्या है कि या तो थोड़ा हिलेगा डुलेगा या फिर बोलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़ा घबरा जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, अपना जो रेस्पायरेशन रेट है वो क्या होती है, अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रेट, कि इसकी रेट क्या है, कि रेट जांच के लिए कम से कम 1 मिनट तक सांस की गणना करनी चाहिए। रेट में क्या है कि कम से कम 1 मिनट तक हमें उसकी जो ब्रीथिंग का पैटर्न है वो हमें चेक करना चाहिए, गणना करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिदम। रिदम में क्या होता है, चेक करने के लिए 2 श्वसन के मध्य समय के अंतराल की जांच करें तथा देखें श्वसन नियमित है या फिर नहीं है, यानी कि जो रिदम है उसकी रेगुलर है या फिर इरेगुलर है वो हमें चेक करना है। कम से कम 2 बार उसका रेस्पिरेशन चेक करना है। नेक्स्ट है उसकी डेप्थ। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग में क्या है कि जांच करने के लिए पेशेंट की वक्ष बोले तो हम किसको बोल सकते हैं, चेस्ट, कि चेस्ट की हलचल देखें। क्या होता है कि जब भी हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं तो हम चुपचाप खड़े खड़े उसकी जो चेस्ट का अप एंड डाउन, कि जैसे उसका चेस्ट है उसकी हलचल को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्योंकि हम नॉर्मल जब भी हम लेटे होते हैं तो अपना जो चेस्ट होती है अप एंड डाउन होती है थोड़ी सी, जैसे ही हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तब, ठीक है। वक्ष की जो गति है उसकी हलचल है वो हमें क्या करें, महसूस करें। व्यक्ति जब सांस अंदर लेता है तो अपने जो लंग्स के फैलाव एवं पसलियां ऊपर तथा बाहर की तरफ उठती है। वही बात है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो अपनी जो चेस्ट है उसकी हलचल में क्या होती है, अप एंड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके विपरीत जब सांस छोड़ता है, जब सांस छोड़ना या फिर बाहर निकालता है तो अपनी जो लंग्स के जो संकुचित के साथ पसलियां अंदर की ओर धस जाती हो। यदि वक्ष में अधिक हलचल या फिर संचलन हो तो गहरा या फिर डीप, जबकि हलचल बहुत कम होने पर श्वसन उतला शैलो पाया जाता है, ठीक है। जो अपने लंग्स होते हैं उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, जो चेस्ट है अप एंड डाउन होती है, वो हलचल ही हमें चेक करनी है और वो ही उसी से हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोगी द्वारा जो श्वसन बोलते हैं रेस्पिरेशन हेतु किए जा रहे प्रयास या फिर इफर्ट पर ध्यान दें एवं उसके श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली आवाज को सुने कि सामान्य श्वसन आसान एवं शोर रहित होती है। जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो कितनी होती है, शोर रहित होती है, ठीक है, उसमें कोई आवाज नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोगी द्वारा श्वसन हेतु किए जा रहे प्रयास पर ध्यान दे, ठीक है, वही लाइन आ गई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्वसन की घबराहट, घरघराहट या फिर खरखराहट, जो व्हीजिंग साउंड होती है वो हमें नोट करनी चाहिए। कई बार जैसे कुछ डिजीज कंडीशन हो जाती है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हमें सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, डिस्पीनिया हो जाएगा, जिससे क्या होती है कि साउंड भी सुनाई देती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो साउंड एक सुनाई देती है। ये किस में होता है, या तो कोई इन्फेक्शन होता है, लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब, या फिर कोई हार्ट फेल्योर की कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर कोई ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर कोई अन्य कोई भी समस्या हो जाती है जिसके कारण क्या होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ ही क्या होता है कि अपनी जो जैसे ही हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक आवाज सुनाई देती है, एक साउंड सुनाई देती है, ठीक है। ये होता है आपका रेस्पिरेशन। और जब भी अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हमें अपने जो डॉक्टर है या फिर हमारे सीनियर है उनको क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।